फिलहाल हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय भोपाल में। आज जो विशेष है वो है किसानों को लेकर, क्योंकि इस साल को सरकार कृषक, कृषि और किसान कल्याण वर्ष के रूप में देख रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो सरकार कह रही है कि हर किसान को समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है और मजबूत बनाना है, उसकी मूलभूत इकाई है कृषि प्रधान देश में कृषि का वो मूल आधार जिसमें किसान सक्षम बने, मजबूत बने। लेकिन जो पूर्व बीते 3-4 दिन से हमने देखा कि राजधानी में मूंग को लेकर करीब 6-7 जिलों के जो किसान आए पैदल मार्च करके, काफ़ी हंगामा रहा। सीएम हाउस के घेराव करने के लिए वो पहुंचे। लेकिन कृषि कल्याण वर्ष और किसान रोड पर है। कैसा कृषि कल्याण वर्ष? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृषि और कृषक कल्याण योजनाओं का आकलन किसी एक घटनाक्रम से नहीं किया जा सकता। अगर आप जब किसानों के और किसान कल्याण की बात करेंगे तो आपको कुछ दशकों की रूपरेखा को देखना पड़ेगा कि कृषि कहाँ थी जब अन्य दलों की सरकारें थी, और जब हम सरकारों में आए तो कृषि में कैसे नवाचार आया। चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों के पूरे देश भर में उनकी बातों को सुनकर उनका संवाद करके उनकी समस्याओं को समाधान को लेकर, तो आप पाएंगे कि पिछले 2 दशकों में भारत की कृषि ने इतना प्रगतिशीलता दिखाई है जितनी शायद पिछले 3-4 दशकों में भारत ने नहीं देखी थी। इसके पीछे निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में लगातार हमारी सरकारों का योगदान है। आप जब किसी जिला मुख्यालय पर जाएंगे, आप जब किसी ब्लॉक मुख्यालय पर जाएंगे, तो आप पता करिए कि वहाँ कितनी बांध परियोजनाएं आई, वहाँ सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ा है, किसानों का एमएसपी पे अनाज आज से 20 साल पहले कहाँ था, अगर एमएसपी जैसी कोई बात भी थी तो व्यवहारिक रूप से खरीदा कितना जा रहा था। तो निश्चित ही जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो समाज में किसी वर्ग की, सिर्फ किसान ही नहीं, उनकी अपेक्षा बढ़ती है, और अपेक्षा उन्हीं सरकारों से बढ़ती है जिनसे उन्हें उम्मीद होती है कि हमारी सुनेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। वाकई ये तो आपने सही पॉइंट रखा। लेकिन जो मूल लड़ाई कल हमने देखी, जब किसान अपने आंदोलन के माध्यम से बता रहे थे कि सिर्फ 25% मूंग की खरीदी क्यों, जब 100% किसान उगा रहा है, बम्पर पैदावारी हुई है, तो सिर्फ 25% की खरीदी कहाँ तक सही है। और उसके बाद भी कृषि मंत्री ने जब केंद्र सरकार को पत्र भेजा कि एक जो खरीदी है 25% की, तो बढ़ा के 40 करना है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आता है कि जो 25 आपको दिया गया था वो तो खरीद लीजिए, उसके बाद 40 किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का कहना सही, राज्य सरकार का कहना सही, और खरीदी को लेकर ये जो पूरा बीच का सिस्टम रहा, कैसे देखते हैं आप इस विषय? देखिए, कई बार मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है। किसानों को किसी तकनीकी त्रुटि के कारण अपनी मूंग बेचने में कहीं असुविधा आ रही होगी। एक तो उनकी वो मांग थी, दूसरी वो चाहते हैं कि अपनी 100% मांग की जाए। लेकिन जो खरीदने के मापदंड है वो एक औसत मापदंड है कि हम किसी कृषि क्षेत्र से कितने अनुपात में करेंगे, और ये पहले तय हो जाता है। अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया है, किसानों की दोनों मांगें मान ली गई हैं, इसका पूल भी बढ़ा दिया गया है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ा दी गई है, खरीदी की डेट भी बढ़ा दी गई है। लेकिन होता क्या है कि सरकारों का उद्देश्य बाजार के मूल्य को मांग के मूल्य के बराबर लाने का है। सरकार का उद्देश्य किसानों को किसी फसल को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो दलहन हो चाहे तिलहन हो, उसके लिए है। लेकिन कभी कभी इसमें किसानों के अलावा राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग भी जुड़ जाते हैं। किसानों के हित पर तो सरकार हमेशा साथ है। चाहे कृषि किसान कल्याण के बारे में बात की जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों से संवाद हुआ। सरकार ने हमेशा अपने निर्णय किसानों के हित में पलटे हैं पहले भी। आज मध्य प्रदेश में बम्पर गेहूं पैदा हुआ, वहाँ भी टारगेट बढ़ाया गया, वहाँ भी कुछ असुविधाएं थी। असुविधाएं आना निश्चित संभव है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब पूरा हम परचेज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हो, लेबर हो, सप्लाई हो, मौसम हो, ये सारी चीज़ें आड़े आती हैं। किसी एक घटना स्थान के आधार पर किसी प्रदेश या पूरे देश के बारे में आकलन नहीं कर लेना चाहिए। कल जब युवाओं से मैं बात कर रहा था प्रदर्शन के दौरान, तो वो एक चीज़ विशेष रूप से बोल रहे थे, वो ये थी कि जब सरकार हर साल उपार्जन करती है, मूंग का हो, गेहूं का हो, तो ये लेट क्यों किया जाता है? जब किसान की फसल घर में आ जाती है उस समय इसका जो उपार्जन है वो नहीं होता, बल्कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लेट हो जाती है, उसके बाद इसका उपार्जन होता है। ऐसा ही हमको मूंग में भी देखने को मिलता है। जब मूंग आ जाती है घर में, उसके महीनों बाद ये खरीदी शुरू होती है। तो क्या इसका एक समय बाउंड पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता? देखिए, मैंने अपनी चर्चा में पहले भी कहा था, सारे स्लॉट्स बुक होते हैं,
सबको टोकन्स मिलते हैं, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और तकनीकी खामियां आती है, और कुछ एक घटनाओं के आधार पर पूरे प्रदेश या पूरे किसानों के बारे में हमें राय नहीं बनानी चाहिए। ये समस्या कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकारें हमेशा से प्रतिबद्ध है, डायलॉग करने के लिए प्रतिबद्ध है। और कल जिस तरह से किसान आए, उन किसानों की बात भी सुनी गई और उनकी जो जायज़ मांग है उनको लगे हाथ मान भी लिए गए और आगे उनको फॉरवर्ड भी कर दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, कहीं कहीं आता है, लेकिन ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि उन खरीदी केंद्रों पर एकदम से लोड ना बढ़े, क्योंकि वहाँ पे लेबर, ट्रांसपोर्टेशन हर केंद्र के अनुरूप एक सीमित संख्या है, तो वो किसानों की सुविधा के लिए किया गया है। उसमें 2 महीने और 3 महीने जैसा नहीं है। कई बार क्या होता है, किसानों की प्राथमिकता होती है कि वो साख सहकारी समितियों से उनका लेन देन होता है, तो कई बार वो वाले इश्यूज़ होते हैं। कई बार पंजीकृत नहीं होते हैं, बिना पंजीयन के भी पहुंच जाते हैं सूचना के अभाव में। ऐसे सारे किसान नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। लेकिन ये व्यवहारिक समस्या है, लेकिन इन व्यवहारिक समस्याओं का हमेशा समाधान किया जाता रहा और आगे भी किया जाता रहेगा। एक और आरोप रहा कल किसानों का कि सरकार सिर्फ बिचौलियों को, यानी जो व्यापारी हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए ये जो खरीद है उसको लेट करती है। कितने प्रतिशत आप इसको सही मुझे लगता है किसानों की आवाज़ नहीं हो सकती, किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात होती, क्योंकि ये अपने आप में दोहरे मापदंड वाली बात हो गई। अगर सरकार किसानों का अनाज खरीद रही है और किसान अपना पूरा अनाज खरीदने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो उसमें बिचौलियों का कौन सा फायदा हो सकता है? नहीं, मंडी में जैसा कि हमने बताया सरकार 8,000 से ऊपर मूंग खरीद रही है, लेकिन वही मूंग जब वो व्यापारियों के पास जाती है, यानी जब उसका पहले से विक्रय किया जाता है, वो 6,000-7,000 में बेच देते हैं किसान। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय किसान है उनको तो देखना है कि अब बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, अपने घर में राशन भी भरना है, और आगे जो किसानी आने वाली है उसके लिए भी हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो चक्र है ये कैसे? देखिए, सरकार खुले बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकती है। किसानों की आय कृषि कल्याण वर्ष में और आने वाले सालों में हमने लक्ष्य लिया कि दोगुनी करेंगे। सरकार उसी प्रतिबद्धता के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज एक निश्चित अनुपात में लगातार खरीद रही है। लेकिन खुला बाजार आप जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। वो एक मतलब अलग जोन की बात हो जाती है, वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। तो उसको आप, हम या कोई भी सरकार कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। हम लोग सिर्फ किसानों के हित में क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाकर उनका अनाज खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ अदर कंट्रीज़ में या कहीं से बड़ी डिमांड आती तो वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खुले बाजार में जिस तरह खुदरा विक्रेता है, वैसे ही खुदरा खरीदार, तो उनके अपने हित हैं, उन पर कोई सरकार अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों ही वहाँ स्वतंत्र हैं। वो उनका विषय है कि किसको खरीदना और किसको बेचना है। लेकिन सरकार दोनों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों के तहत और उनके साथ खड़ी। सरकार ने एमएसपी तो तय कर दी कि हम इस रेट में इस माल को खरीदेंगे, लेकिन जब वही माल उस दाम से नीचे बिकता है तो ये कहीं ना कहीं एमएसपी का विखंडन नहीं होता कि यार जब निर्धारित चीज है और उसके नीचे उस फसल का क्रय विक्रय? दो चीजें बता रहा हूँ। एमएसपी सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार जो अनाज खरीद रही है वो एमएसपी पे खरीद रही है। खुले बाजार पर सरकार, खुले बाजार में ग्राहक और विक्रेता और क्रेता 3 लोग हैं। इसकी डिमांड और सप्लाई, इन चीज़ों के रेट कभी कभी एमएसपी से ज़्यादा भी बढ़ा देती है। कई बार बहुत सारे अनाज एमएसपी से ज़्यादा भी बिक जाते हैं, पहले भी बिके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इस पे कोई अर्थशास्त्री बता सकता है। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं इतना बता सकता हूँ कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो खुले बाजार में उसका दाम गिर जाता है। बाजार में सामान्य प्रक्रिया यही चलती है। तो कई बार और हमेशा किसान इसका सामना करते आए, लेकिन एमएसपी इसीलिए बनाई गई ताकि किसानों को धीरे धीरे एक सुरक्षित स्तर दिया जा सके, उनकी फसलों को एक उचित मूल्य दिया जा सके, और सरकारें निरंतर उसका दायरा बढ़ा रही हैं। क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था। विपक्ष की जब सरकारें थी, जो आज किसान हितैषी बातें कर रही हैं, उनसे पूछिए वो कितना गेहूं खरीदते थे, कितना चावल खरीदते थे, कितना सोयाबीन खरीदते थे, उनने कब कौन सी मूंग खरीद ली, कब उगा ली। तो ये बातें उनके लिए भी है, क्योंकि किसी और पर आरोप लगा देना बहुत आसान है, क्योंकि कमियां उसकी दिखेंगी जो काम कर रहा होगा। जिसने काम ही नहीं किया उसकी क्या कमियां दिखेंगी। वाकई आज जो हम विषय लेके चल रहे हैं वो राजनीति वाला विषय नहीं है, वो कृषि प्रधान देश के किसानों का विषय है। और जो मूल धड़े दो हमने देखे, 2 पॉइंट्स जो किसान लेके राजधानी में प्रवेश किए थे, वो था एक मूंग की खरीदी और दूसरा था खाद का ई टोकन व्यवस्था, जो देखने में सुनने में भी हमें आया। वो ई टोकन व्यवस्था खास तौर पर किसान कह रहे थे कि इसको बंद किया जाए। वो ई टोकन व्यवस्था में क्या कमियां थी जिसके कारण किसान परेशान हो रहा था? देखिए, बता रहा हूँ कि ई टोकन लागू करने के पीछे सरकार की नीयत बहुत साफ थी कि किसानों का खाद किसानों को मिले। ऐसी बहुत सारे देश में वारदातें सामने आई जब किसानों के खाद का केमिकली मिसयूज़ हुआ।
बहुत सारे प्रकरण बने, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसानों को उसमें समस्या आई, तो अभी उसको शिथिलता दी गई है कि भाई पहले किसानों को दे दिया जाएगा, उसके बाद उनके रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। एक किसानों के हित के लिए और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए थी, ताकि खाद की कालाबाजारी रुक सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कहीं भी वो किसानों से निरंतर संवाद करने के लिए, किसानों के हितों के लिए, उनसे आए सुझावों के लिए पहले भी हमेशा गंभीर रही और आगे भी गंभीर रहेंगे। हर कदम पर अपने देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ खड़े। जब हम किसी योजना का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करते हैं, पारदर्शिता के साथ जब उसको हम जनता में भेजने का प्रयास करते हैं, क्या ये चीज़ें जानी जाती हैं कि उस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कितने प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो उस विषय को समझ पा रहे हैं और कितने किसान ऐसे हैं जो उस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं? जैसा कि ई टोकन के साथ हुआ। ई टोकन यानी कि पूरा जो कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसमें आदिवासी वर्ग भी जुड़ा हुआ है और ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो उन चीज़ों को व्यवस्थित रूप से नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए क्या अलग से कुछ पारदर्शी व्यवस्था की जा सकती थी, यानी इस व्यवस्था में? देखिए, तकनीक की एक अच्छी बात है कि तकनीक का एजुकेशन स्किल से बहुत लेना देना नहीं होता है। आदमी अपनी उपयोगिता के हिसाब से धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, ठीक है ना, एसी चलाना, फ्रिज खोलना, बाइक चलाना, ये ऐसी सारी स्किल्स है टेक्नोलॉजी की जो बगैर किसी सर्टिफिकेट के आदमी अभ्यास से सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें योजनाएं लोगों का जीवन सरलीकरण करने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि पहले जब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, तो इन्हीं के हिस्से का राशन, इन्हीं के हिस्से की खाद बिचौलिए खा जाते थे, रजिस्टरों में उनका पंजीयन हो जाता था, लेकर माल कोई और चला जाता था। आज इस बात की है कि थंब लगता है। हाँ, थोड़ी सी लोगों को सीखने में या जानने में सुविधा हो रही है, लेकिन इसमें उन्हीं का हित छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सरकार उसको शिथिल करने के लिए भी राजी है। कल ही इस मामले में हम लोगों ने सरकार से, जब किसानों ने बात करी, तो बाकायदा किसानों को इसमें शिथिलता दिखाई गई और उन नियमों में उस कड़ाई को ढिलाई दी गई। तो सारे नियम अंततोगत्वा लोगों की भलाई के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश में कहीं कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पारदर्शिता लाने के लिए लाई गई हैं, ताकि जिसका जो हित है, जो पात्र है, उसको उसका हित मिले। कुछ और एक और पॉइंट था जो विशेष रूप से कल मैंने सुना, जो युवा बोल रहे थे कि जिस तरह से पूर्व वर्ष में सरकार ने मूंग को जहर बताया था, उसके बाद में 100% मूंग की खरीदारी की गई थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या है जिसमें 25% भी ऐड करना पड़ रहा है, 40 भी ऐड करना पड़ रहा है और 7 पे लाके उस पूरे मुद्दे को ख़त्म करना पड़ रहा है? तो 40% की जो भरपाई है, जो किसानों के पास रह जाएगा, वो कौन, यानी उसकी भर्ती कौन करेगा? देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सरकारें समानांतर व्यवस्था इसलिए बना रही, किसानों की आर्थिक स्थिति और ऐसे सारे क्षेत्र जिनमें किसान को उत्साहित कर रहा है ताकि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, दलहन, तिलहन, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। लेकिन सरकार एक निश्चित अनुपात में खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बम्पर पैदावार भी अपनी एक तो खुला बाजार है, उसके लिए सरकारें उसके लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय उसके लिए भी बढ़ाएंगे जैसे भी बढ़ाया गया है। लेकिन उसकी सारी चीज़ों के लिए भी संसाधन चाहिए होते हैं, आप जानते हैं। सिर्फ कह देना एक अलग बात होती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और रही बात कि जो आपने बात कही कि मूंग की फसल को लेकर, तो किसान के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका कहीं कोई प्रमाणीकरण नहीं है, सब अपने अपने स्तर से अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक बात सारी किसानों की फसल पर लागू होती है। अगर कहीं कोई ऐसा मामला है तो लैब टेस्टिंग जैसी चीज़ें हैं जो है वो उनको करना चाहिए, लेकिन ये इनका कोई सर्टिफाइड कोई विश्लेषण नहीं है, सिर्फ एक आपस में परिचर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो पूरा कृषि का विषय है, हालांकि कई सारे पॉइंट्स हैं जो अभी भी कैमरे से कहें या यूँ कहें कि किसानों के पास वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर किसी और वीडियो में किसी और व्यक्ति विशेष के साथ उन मुद्दों को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे ये जो भ्रांतियां हैं, चाहे किसानों को लेकर हों, सरकारों को लेकर हों, प्रशासन को लेकर हों, निरंतर चलती रहती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जिससे इन चीज़ों को पारदर्शी बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो और ये व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर। फिलहाल ये भाजपा के प्रवक्ता थे और एक किसान भी, जागरूक किसान हम कह सकते हैं, कल्पेश जी थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर जो पूर्व दिनों आंदोलन हुआ बखूबी अपनी बात रखी और स्पष्ट किया कि किस तरीके से इस गतिविधि को आगे देखा जा सकता है। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे, आपसे पुनः मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी।